नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 14 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो दोस्तों, साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सत्र 63वां आज रात 8 बजे लाइव होगा। तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वह इसका लाभ ले सकें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। अभ्यास काकाडू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। दोस्तों, यह कथन असत्य है, क्योंकि इसमें 14 देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। तो यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इस तरह से पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, आगामी 2022 का संस्करण इस अभ्यास के तहत पहला ऐसा पुनरावृत्ति अभ्यास होगा। दोस्तों, यह भी कथन असत्य है, यह पहला नहीं है। तीसरा है, यह ऑस्ट्रेलियाई समुद्री जल में आयोजित किया जा रहा है। ये कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर क्या होगा? केवल 3 होगा, क्योंकि हमारा जो आईएनएस सतपुड़ा और P8I समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंचा है। तो दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का जो डार्विन शहर है, ये कहाँ है? यहाँ पर अवस्थित है। तो यहीं के इर्द गिर्द यह किया जाएगा यह अभ्यास। तो इस तरह से यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, न कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। तो इस तरह से बंदरगाह और समुद्र दोनों में 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज और समुद्री विमान शामिल होंगे। और इस अभ्यास के बंदरगाह चरण के दौरान इस पोत के चालक दल इसमें भाग लेने वाली नौसेनाओं के साथ परिचालन संबंधी योजना के बारे में संवाद, खेल और गतिविधियों में भी यह संलग्न होंगे। तो यह देख सकते हैं डार्विन कहाँ है? यहाँ पर है। दोस्तों, भारत के मौसम और डार्विन के मौसम में काफी समानताएं होती हैं। यहाँ पर भी मानसूनी वर्षा होती है। यहीं बगल में आप देख सकते हैं टॉरेस स्टेट है, जो कि केप यार्क पेनिनसुला और तो यहाँ पर देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनिया, इसको यह जल संधि अलग कर रही है। और यहीं पर देख रहे हैं ना ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और दोस्तों, यहीं पर वीपा खान है, विश्व की सबसे बड़ी बॉक्साइट की खान है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बारे में मानचित्र में भी देखिएगा और साथ साथ इस खबर को। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आवश्यक चिकित्सा सूची 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में जारी होने वाली इस तरह की पहली सूची है। दोस्तों, यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि आवश्यक दवाओं की जो राष्ट्रीय सूची है पहली बार 1996 में तैयार की गई थी। और इससे पहले 2003, 2011 और 2015 में भी 3 बार संशोधित किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से पहला कथन असत्य हो जाता है। यह दवाओं पर सूची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित स्टैंडिंग ऑन नेशनल मेडिसिन की सिफारिशों के आधार पर तैयार की जाती है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से यह सत्य है, चूंकि चिकित्सा पर स्वतंत्र स्थायी राष्ट्रीय समिति, इसका गठन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2018 में किया था। और समिति ने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद NLEM 2015 में संशोधन किया और इस तरह से NLEM 2022 पर अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत की। तो इस तरह से यह भी कथन सही है। और यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल टीके NLEM 2022 के तहत सूचीबद्ध हैं। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर 2 और 3 होगा। तो इससे संबंधित PIB में आई हुई खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1996 में पहली सूची तैयार की गई थी। दोस्तों, इसके लिए क्या स्वतंत्र स्थायी राष्ट्रीय समिति, यही इसका निर्धारण। तो दूसरा कथन भी सत्य है। और 2022 क्या है? 2015 में संशोधन किया गया है। तो यह देख सकते हैं 2011, 15 और 2022। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना D26A34 यानी एडिशन 34 दवाओं को इसमें क्या है? शामिल किया गया है, अतिरिक्त दवाओं को। और डी का मतलब क्या है? ड्रॉप्ड, यानी इससे हटाया गया है, यानी 26 दवाओं को यहाँ इसमें से
हटाया गया है। यानी अब कुल 384 जो दवाएं हैं, जिसमें कैंसर रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक्स, टीके अब अधिक किफ़ायती हो जाएंगे और इससे मरीजों का खर्च भी घटेगा। तो ये एनएलईएम जो 2022 में संशोधन हुआ है, इसमें शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञों आदि से जुड़े हितधारकों व डब्ल्यूएचओ ईएमएल 2021 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ निरंतर परामर्श के बाद किया गया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सृजन पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, गैर सरकारी संगठनों के लिए पंजीकरण पोर्टल, या रक्षा स्वदेशीकरण, या शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति? तो दोस्तों यह रक्षा स्वदेशीकरण से संबंधित है। चूंकि यह जो सृजन पोर्टल है, इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 14 अगस्त 2020 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था और यह एक वन स्टॉप पोर्टल है जो वेंडर को स्वदेशी वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद रक्षा उत्पादन विभाग ने स्वदेशी पोर्टल सृजन defense.gov.in विकसित किया है, जिसका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों इससे संबंधित भी पीआईबी में आई हुई खबर है, यहां पर इसे देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो यहां पर दिया गया है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों जिसे आरयूपीपीएस के रजिस्टर का रख रखाव चुनाव आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 29A के तहत किया जाता है। तो दोस्तों यह कथन असत्य है, क्योंकि इसमें रख रखाव नहीं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 का के तहत सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते, पैन में किसी भी प्रकार के बदलाव की संसूचना आयोग को बिना किसी विलंब के देने होती है। तो यह कथन इसीलिए असत्य हो जाता है। दूसरा है, पार्टी को अपने पंजीकरण के 5 साल के भीतर चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव लड़ना चाहिए और उसके बाद उसे चुनाव लड़ना जारी रखना चाहिए। ऐसा न करने पर पंजीकृत पार्टियों को सूची से उसे बाहर किया जा सकता। ये कथन तो एकदम सत्य है। तो अतः केवल 2 सही होगा। तो इस तरह से आंसर बी होगा। तो दोस्तों पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या होते हैं? तो दोस्तों ये नए पंजीकृत दल या जो वे राज्य स्तरीय दल बनाने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाए हैं या जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा है, उन्हें गैर मान्यता प्राप्त दल माना जाता है और ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दलों को दी गई सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। तो आइए दोस्तों इससे संबंधित खबर देख सकते हैं, ये भी पीआईबी में आई हुई है। इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर 253 आरयूपीपीएस एज इनएक्टिव। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 253 पंजीकृत अमान्य प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है। साथ ही 86 और अविद्यमान पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी सूची से हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि चुनावी नियमों का पालन करने में ये लोग विफल रहे। अब इनकी संख्या इन पार्टियों की 537 हो गई है। और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कौन होते हैं? तो वह दल जो राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल होता है, यदि वह कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। तो राष्ट्रीय दल के लिए क्या मान्यता होनी चाहिए? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के लिए तब मान्यता दी जाती है जब वह लोकसभा या राज्यों की विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मत के 6% मत प्राप्त करे और इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट वह जीत दर्ज करे, तब उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। और दूसरा क्या है इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल के लिए कि लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों का 2% यानी 11 सीटों पर जीत हासिल करना होता है या ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में, ऐसा नहीं कि एक राज्य में ही 11 सीटें जीत गए तो राष्ट्रीय दल हो जाएगा। 3 अलग अलग राज्यों में 11 सीटें जीतनी होती हैं और इसके लिए यदि कोई दल 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता अगर प्राप्त कर लेता है तो उसे भी राष्ट्रीय दल
की मान्यता मिलती है। और राज्य स्तरीय के लिए क्या होता है, यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तो वह राज्य स्तरीय दल का दर्जा उसे मिलता है। या इसके अलावा यह संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीटें अगर जीत जाता है तो राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध वोटों का 6% हासिल करता है तब भी राज्य स्तरीय दल का दर्जा हासिल हो जाता है। या इससे संबंधित राज्य में लोकसभा में कम से कम 1 सीट वह जीतता है। तो इस तरह से दल ने राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जीती, जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो उसे भी राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाता है। यदि वह प्रत्येक 25 सीटों के लिए लोकसभा में 1 सीट या संबंधित राज्य से लोकसभा के लिए आम चुनाव में राज्य को आवंटित उसके किसी भी अंश के लिए जीतता है। और दोस्तों, राज्य स्तरीय दल के लिए 2011 में एक पॉइंट और जोड़ा गया। यदि वह राज्य या राज्य की विधानसभा से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का 8% प्राप्त करता है तब भी राज्य स्तरीय दल का मान्यता उसे मिल सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, 2019 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? दुर्लभ भूतत्वों का निष्कर्षण, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल या अपशिष्ट से ऊर्जा। तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। क्योंकि पाइरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक पदार्थों को ऊंचे तापमान पर रासायनिक रूप से विघटित करने की एक प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया आमतौर पर 430 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और दबाव पर होती है और यह आमतौर पर राख और कार्बन युक्त एक ठोस अवशेष में तरल और गैसों की छोटी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों को परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, प्लाज्मा गैसीकरण प्लाज्मा का उपयोग करते हुए एक चरम तापीय प्रक्रिया है जो कार्बनिक पदार्थों को एक सिन गैस यानी संश्लेषण गैस में परिवर्तित करता है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना होता है। और इसका उपयोग वाणिज्यिक उपयोग में अपशिष्ट से ऊर्जा प्रणाली के रूप में किया जाता है, जो नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट, टायर, खतरनाक अपशिष्ट, सीवेज कीचड़ को हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त संश्लेषण गैस में परिवर्तित करता है और जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में। विस्तारित वास्तविकता प्रौद्योगिकियां यानी यहां पर एक्सआर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई, ये भी पीआईबी में आई हुई खबर है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के स्टार्टअप हब ने मेटा के सहयोग से पूरे भारत में एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को विकसित किया है। एक्सआर मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसे विस्तारित वास्तविकता प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इस तरह से संयुक्त कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहा है और यह कार्यक्रम भविष्य की टेक्नोलॉजी में कुशलता बढ़ाने और ऐसी प्रौद्योगिकियों के विकास के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से की जाएगी और एक्सआर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का जो विकास का उद्देश्य है, तो इस तरह की पहलों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जीवंत प्रौद्योगिकी को सिस्टम को बढ़ावा देना है और साथ ही इनोवेशन, स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विकास को भी गति देना है। इस तरह से डिजिटल उत्पादों की बढ़ती मांग के आधार पर इस तरह के आयोजन प्रौद्योगिकी और तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में यह मदद करेंगे। दोस्तों, एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को बढ़ावा देने से देश के डेवलपर्स, इनोवेटिव्स में रुचि रखने वाले युवा इसकी मदद से अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय स्टार्टअप हब के बारे में अगर हम बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की एक पहल है जो कि एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से देश में कार्य कर रहे स्टार्टअप को एक राष्ट्रीय स्तर का मंच प्राप्त होगा और यह प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्टअप तकनीकी, डिजिटल उत्पादों के निर्माण और इनको आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 3000 से अधिक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जुड़कर कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्टार्टअप अब प्लेटफॉर्म पर आगे आने वाले 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या को 10,000 से अधिक लक्ष्य निर्धारित है। दोस्तों, इसमें ये देख सकते हैं कि एक्सटेंडेड रियलिटी
प्रौद्योगिकी है क्या? तो यह एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंतर्गत ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर, मिक्स्ड रियलिटी एमआर और वर्चुअल रियलिटी का एक समायोजन है। तो एक्सटेंडेड रियलिटी सभी वास्तविक और आभासी संयुक्त वातावरण मानव मशीन इंटरेक्शन का अनुभव कराता है और यह एक प्रकार से वास्तविकता आभासी की अवधारणा है। हालांकि एआर और वीआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्रांतिकारी अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, वहीं अंतर्निहित प्रौद्योगिकियां एक्सटेंडेड रियलिटी को बढ़ावा दे रही हैं। दोस्तों, अब आप लोगों के लिए आज के जो प्रमुख प्रश्न हैं कि आज 14 सितंबर है जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को पता ही है और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हिंदी दिवस से ही है कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? दूसरा प्रश्न है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं और इसके साथ साथ उन राष्ट्रीय दलों के नाम भी बताने हैं। और दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जापान और भारत के बीच समुद्री अभ्यास जिसे JIMEX कहते हैं, इसका छठा संस्करण 11 सितंबर से शुरू हुआ है, यह कहां हो रहा है, इसके बारे में बताना है। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।